नई नवेली दुल्हन अवनी के हाथों की मेहंदी का रंग अभी पूरी तरह गहरा भी नहीं हुआ था कि आज उसकी पहली रसोई की रस्म थी। घर में मेहमानों की चहल पहल थी और रसोई में अवनी के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसे गाजर का हलवा बनाना था। घबराहट और नए घर के माहौल में खुद को ढालने की कोशिश में अवनी इतनी उलझ गई कि गैस धीमे करना भूल गई। अचानक पूरे ही घर में जलने की तेज महक फैल गई। जब तक अवनी का ध्यान कढ़ाई की तरफ गया तब तक हलवा नीचे से बुरी तरह जल चुका था। अवनी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसके हाथ से चम्मच छूटकर नीचे गिर गया और आंखों में खौफ के आंसू तैरने लगे। उसने बचपन से लेकर आज तक आस पड़ोस में और खुद अपने घर में यही सुना था कि ससुराल में जरा सी गलती पर बहुओं को कैसे ताने सुनने पड़ते हैं। उसे लगा कि आज सबके सामने उसकी भयंकर बेइज्जती होगी और उसके मायके वालों के संस्कार पर सवाल उठाए जाएंगे। तभी रसोई के दरवाजे पर आहट हुई। उसकी सास कल्पना देवी जलने की महक सुनकर घबराई हुई अंदर आईं। उन्होंने देखते ही अवनी डर के मारे सिकुड़ गई और रोते हुए बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ चला गया था। हलवा जल गया, मैंने सब खराब कर दिया। कल्पना देवी ने बिना एक पल गवाए गैस बंद की और आगे बढ़कर अवनी के कांपते हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। उन्होंने प्यार से अवनी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, अरे पगली, इसमें रोने वाली क्या बात है? तूने अपने हाथ तो नहीं जला लिया ना? हलवा ही तो जला है। बर्तन मांजने वाली आएगी तो साफ कर देगी। और वैसे भी तेरे इन मेहंदी रचे हाथों को अभी रसोई की गर्मी में झुलसने की क्या जरूरत थी? मैं तो बस रस्म के लिए तुझे यहाँ लाई थी। अवनी अवाक रह गई। उसने कल्पना देवी की आंखों में देखा। वहाँ गुस्से का एक कतरा भी नहीं था, बल्कि एक माँ जैसी फिक्र थी। कल्पना जी ने अपनी बेटी शिप्रा को आवाज दी, शिप्रा बेटा, अपनी भाभी को कमरे में ले जा और आराम करने दे। और हाँ, बाहर हलवाई की दुकान से रसगुल्ले मंगवा ले। आज पहले रसोई में हम सब वही खाएंगे। शिप्रा मुस्कुराते हुए आई और अवनी को अपने साथ ले गई। अवनी कल्पना देवी को देखती ही रह गई। उसे लगा कि वह अपनी सगी माँ से भी ज्यादा सुरक्षित हाथों में आ गई है। उस रात अवनी अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे बार बार शाम की घटना याद आ रही थी। कल्पना देवी के इस व्यवहार ने अवनी को अपने ही अतीत के कड़वे पन्ने में धकेल दिया था। उसे याद आया कि कैसे 2 साल पहले जब उसकी खुद की भाभी प्रिया ब्याह कर उसके घर आई थी तो अवनी की माँ सुधा ने उनके साथ कैसा सलूक किया था। शादी के दूसरे ही दिन सुधा ने घर की सारी भारी जिम्मेदारियां प्रिया के नाजुक कंधों पर डाल दी थी। एक दिन जब प्रिया से दाल में थोड़ा नमक ज्यादा डल गया था तो सुधा ने पूरे घर के सामने आसमान सिर पर उठा लिया था। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है? अंधाधुंध नमक झोंक दिया, खाना है या जहर? ऐसे कड़वे शब्द बोलकर सुधा ने प्रिया को रुला दिया था। उसके बाद से बात बात पर ताने मारना, भैया भाभी के बाहर जाने पर मुंह फुला लेना और प्रिया को कभी घर का हिस्सा न समझना सुधा की आदत बन गई थी। रोज रोज के इन झगड़ों और तानों से तंग आकर अंततः अवनी के भैया भाभी घर छोड़कर एक किराए के फ्लैट में रहने चले गए। घर टूट गया था, लेकिन सुधा ने कभी अपनी गलती नहीं मानी। अपने घर का यह बिखराव देखकर ही अवनी शादी के नाम से कांपने लगी थी। उसे लगता था कि सास बहू का रिश्ता केवल युद्ध का मैदान होता है, लेकिन आज कल्पना देवी ने उसके इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। रात के 12 बज रहे थे। अवनी से रहा नहीं गया और उसने अपनी माँ सुधा को फोन लगा दिया। इतनी रात को बेटी का फोन देखकर सुधा घबरा गई। फोन उठाते ही बोली, क्या हुआ अवनी? सब ठीक तो है? तेरी सास ने या पति ने कुछ कह दिया क्या? तू दबकर मत रहना, कोई बात हो तो सीधा जवाब देना। अवनी ने एक लंबी गहरी सांस ली और बोली, माँ आप शांत हो जाइए। किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, बल्कि आज मेरी आंखें खुल गई हैं। अवनी ने अपनी माँ को हलवा जलने की पूरी घटना विस्तार से बताई। उसने बताया कि कैसे उसके सास ने उसे डांटने की बजाय गले लगा लिया और उसकी फिक्र की। माँ, अवनी की आवाज़ अब थोड़ी भारी हो गई थी। जब मेरी सास ने मुझे गले लगाया तो मुझे आपकी बहुत याद आई, लेकिन साथ ही मुझे प्रिया भाभी की भी याद आई। माँ आप बुरा मत मानना, लेकिन आज मुझे महसूस हुआ कि अगर आपने भी मेरी सास की तरह प्रिया भाभी की छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर उन्हें गले लगाया होता तो आज भैया भाभी किराए के मकान में धक्के नहीं खा रहे होते। वो भी तो अपना घर छोड़कर हमारे पास आई थी, लेकिन हमने उन्हें कभी अपनी बेटी माना ही नहीं। फोन के उस पार गहरा सन्नाटा छा गया। सुधा के पास कोई जवाब नहीं था। बेटी के इन सीधे और सच्चे शब्दों ने सुधा के हृदय पर जमे अहंकार के पत्थर को चकनाचूर कर दिया। उसे अपनी क्रूरता का एहसास होने लगा।
जो उसने अपनी बहू के साथ की थी। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। सुधा जी रुंधे गले से बोली, तू सही कह रही है मेरी बच्ची। मैंने सास बनने के गुरूर में एक माँ होने का धर्म भुला दिया था। मैंने अपनी बहू को हमेशा एक प्रतिद्वंदी समझा, कभी बेटी नहीं। तूने आज मेरी आंखें खोल दी। अवनी ने प्यार से कहा, माँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप चाहें तो सब ठीक कर सकती हैं। सुधा ने अपने आंसू पोंछे और एक दृढ़ निश्चय के साथ बोली, अवनी कल सुबह सूरज निकलते ही मैं तेरे भैया के फ्लैट पर जाऊंगी। अपनी बहू से अपने हर बुरे व्यवहार की माफ़ी मांगूंगी और उन्हें पूरे सम्मान के साथ वापस अपने घर ले आऊंगी। अब यह घर दोबारा कभी नहीं टूटेगा। अवनी के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान छा गई। उसने फोन रख दिया। उसे समझ आ गया कि घर ईंट और गारे से नहीं बल्कि प्रेम, समझदारी और क्षमा से बनते हैं। एक स्त्री अगर ठान ले तो अपनी ममता और समझदारी से किसी भी घर को स्वर्ग बना सकती है, और अगर अहंकार में डूब जाए तो वही घर नर्क बन जाता है। बर्तन हो या कांच के टूटने से घर नहीं बिखरते। घर तब बिखरते हैं जब दिलों में दरार आती है। क्या आपको भी लगता है कि अगर परिवार में छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर अपनों को प्यार से समझाया जाए तो कई घर टूटने से बच सकते हैं? अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही मार्मिक पारिवारिक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।